बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। इंस्पेक्टर ने उसे इजाज़त दी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया, फिर राबता होने पर कहा, मैं समद रहमानी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया, मिस्टर रहमानी, मैं आपकी रिहाइश गाह में कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, आप कहाँ हैं? मैं मैरियट होटल के कमरा नंबर 201 में हूँ। यहाँ एक इंस्पेक्टर खामखा मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे झूठा बयान लिखवा रहा है और मेरे बयानात कैसेट में रिकॉर्ड भी कर रहा है। ओ मिस्टर रहमानी, आप वहाँ फंसने के लिए क्यों चले गए? किसी नई तंजीम के मुजाहिदीन ने अहमद कबीर से भी अपनी मर्जी के मुताबिक बयान लिखवा कर उसे कत्ल कर दिया है। क्या उस कमरा नंबर 201 में उस नई तंजीम के मुजाहिदीन हैं? यहाँ सिर्फ एक इंस्पेक्टर और 3 सिपाही हैं। रिसीवर इंस्पेक्टर को दो। उसने इंस्पेक्टर को रिसीवर दिया। इंस्पेक्टर ने उसे कान से लगाकर कहा, हेलो, आप कौन हैं? दूसरी तरफ से वजारत दाखिला के एक ओहदेदार का नाम बताया गया। फिर कहा गया, मिस्टर समद रहमानी ने जो बयान लिखा है और जिसे रिकॉर्ड किया गया है, उन सब को फ़ौरन मेरे पास ले आओ। सानी ने इंस्पेक्टर की ज़ुबान से पूछा, क्या जो यहूदी मारा गया है उसका तहरीर करदा बयान आपके पास पहुंच गया है? हाँ, वो बयान मेरे पास आ चुका है, लिहाजा मिस्टर रहमानी का बयान और कैसेट भी ले आओ। सर, आप ये तमाम बयानात और कैसेट ज़ाया कर देना चाहते हैं? इससे पहले ये सुन लें कि मरने वाले यहूदी के बयान की माइक्रोफिल्म उतार ली गई है। समद रहमानी के बयान की भी फिल्म तैयार हो जाएगी। कैसेट का डुप्लीकेट आपको मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या अपनी वर्दी उतरवाना चाहते हो? जो हुक्म दे रहा हूँ उस पर अमल करो। मैं वही करूँगा जो कह चुका हूँ। उस नई तंजीम के मुजाहिदीन ने मुझे भी फ़ोन पर वार्निंग दी थी कि अहमद कबीर के बाद समद रहमानी भी जहन्नम में जाएगा, और अगर मैंने मुल्क के किसी गद्दार ओहदेदार का साथ दिया तो मैं भी मारा जाऊंगा, और जो बड़ा ओहदेदार भी इन यहूदियों की मौजूदगी, इनके बयानात और इनकी मौत को अवाम से छुपाना चाहेगा, उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी तरफ से आला ओहदेदार ने कहा, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, तुम समद रहमानी को जाने दो और उसके बयान और कैसेट को मेरे पास अभी ले आओ। आपका हुक्म है तो मैं आ रहा हूँ, मगर आखिरी बार समझा देता हूँ कि मुझसे पहले मौत आप तक पहुँच जाएगी। उसने रिसीवर रखकर ZL यानी समद रहमानी से कहा, बड़े साहब का हुक्म है कि तुम्हें गिरफ्तार ना किया जाए, छोड़ दिया जाए। वो खौफजदा होकर बोला, ये MIM वाले कौन हैं? मैं फ़ोन पर होने वाली तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तन्हा यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम अपनी हिफाजत में मुझे लेकर चलो। इंस्पेक्टर उसका तहरीरी बयान और कैसेट लेकर जाने लगा। समद रहमानी ZL उसके पीछे था। इंस्पेक्टर कमरे से बाहर निकला। उसी वक्त सानी की मर्जी के मुताबिक ZL ने फ़ौरन कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर कहा, इंस्पेक्टर तुम जाओ, बाहर ख़तरा है, मैं सुबह तक इस कमरे में रहूँगा। इंस्पेक्टर चला गया। बड़े साहब का हुक्म था कि ZL को गिरफ्तार ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, इसलिए वो उसे कमरे में छोड़कर चला गया। ZL ने फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाया, फिर नंबर डायल किया। राबता होने पर बड़े साहब की आवाज़ सुनाई दी। सानी ने ZL की आवाज़ बदलकर उसकी ज़ुबान में कहा, तुम्हें तशवीश होगी कि यह नई तंजीम MIM कहाँ से पैदा हो गई। इनके मुजाहिदीन ने यहाँ एक यहूदी को मार डाला, अब दूसरे यहूदी समद रहमानी की बारी है। लो, पहले सजाए मौत पाने वाले यहूदी से बातें कर लो। चंद सेकंड के बाद ZL ने सानी की मर्जी के मुताबिक कहा, मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। वो इंस्पेक्टर मुझे अपनी हिफाजत में घर तक पहुँचाना चाहता था, मगर मैं इसी कमरे में रह गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद ये नामालूम लोग आ गए हैं और ख़ुद को MIM के मुजाहिदीन कह रहे हैं। बड़े साहब ने कहा, मेरी उनसे बात कराओ। चंद सेकंड बाद फिर ZL की आवाज़ बदल गई। वो बोला, अब तुम्हारे जैसा बड़ा ओहदेदार पूछेगा कि हम कौन हैं? बेहतर है कि तुम अपने बाप अमेरिका से अभी हॉटलाइन पर पूछ लो, क्योंकि दूसरे यहूदी की मौत के बाद यहूदियों को पनाह देने वाला गद्दार मुसलमान भी जिंदा नहीं रहेगा। अपनी हिफाजत के जितने सख्त इंतजामात कर सकते हो कर लो, और हाँ, पहले इस गोली के चलने की आवाज़ तो सुन लो जो हमेशा के लिए तुम्हारे पालतू यहूदी को ठंडा करने वाली है। होटल के उस बंद कमरे में सिर्फ वही ZL था। उसे गोली मारने वाला कोई नहीं था, मगर उसने अपने लिबास में से एक रिवॉल्वर निकाला। उसने एक हाथ से रिसीवर पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से रिवॉल्वर की नाल को पेशानी से लगा लिया। फिर उसने ट्रिगर को दबा दिया। बहुत दूर बड़े साहब ने अपने फ़ोन पर गोली चलने की आवाज़ सुनी। हैरत से आंखें फैल गईं। उन्होंने फ़ोन पर चीख कर पूछा, मिस्टर रहमानी, आर यू ऑल राइट? हेलो हेलो मिस्टर रहमानी, जवाब दो। हेलो हेलो मिस्टर रहमानी। बड़े साहब बड़ी देर तक पुकारते रहे, मगर मौत जवाब कभी नहीं देती।
खामोशी से अपना काम करके रुखसत हो जाती है। सानी ने सोच के जरिए अली को बड़े साहब का फ़ोन नंबर और होटल की वारदात बताई। फिर कहा, अब साहब बहादुर से कहो कि पहले यहूदी अहमद कबीर का तहरीरी बयान अभी ज़ाया ना करे, वरना इससे पहले वो ज़ाया हो जाएगा। उसे पहले सुपर मास्टर से MIM के मुतल्लिक पूछ लेना चाहिए। वो बड़े साहब की खोपड़ी में आ गई थी। थोड़ी देर बाद दूसरे फ़ोन की घंटी बजी। बड़े साहब ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। अली ने कहा, तुमने 2 यहूदियों का अंजाम देख लिया। अगर अपने बुरे अंजाम से बचना चाहते हो तो पहले यहूदी के तहरीरी बयान को ज़ाया ना करना। बेहतर है पहले सुपर मास्टर से हॉटलाइन पर पूछ लो कि MIM क्या बला है। बड़े साहब ने पूछा, तुम कौन हो? इसका जवाब भी सुपर मास्टर से मिल जाएगा, क्योंकि मेरे मुतल्लिक जवाब देने के लिए वो दोनों यहूदी जिंदा नहीं है। उसने फ़ोन बंद कर दिया। बड़े साहब ने हॉटलाइन पर सुपर मास्टर से राबता किया और उन 2 यहूदियों का अंजाम बताने के बाद पूछा, ये MIM वाले कौन लोग हैं? सुपर मास्टर ने कहा, ये नई तंजीम आफत नागहानी की तरह आई है। इन्होंने पहले हमारा तैयारा अगवा किया था, फिर दमश्क के एक इजलास में उर्दन और शाम के अकाबरीन को इस तरह दहशत ज़दा किया है कि वो फौरी तौर पर इसराइल से कोई मुआहदा करने से कतरा रहे हैं। और अब तुम बता रहे हो कि MIM के मुजाहिदीन पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। बड़े साहब ने पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? इन 2 यहूदियों ने तहरीरी तौर पर इंकशाफ किया है कि इस मुल्क में मोसाद और रॉ के एजेंट तखरीबकारी में मसरूफ़ हैं और इक़्तिदार के लिए लड़ने वाले पाकिस्तानी सियासतदान इन तखरीबकार एजेंटों को अपना अपना आलायकार बनाकर इस मुल्क को तबाही के दहाने तक ले जा रहे हैं। तुम इनके तहरीरी बयानात को जला डालो। कैसे जला दूं? उन मुजाहिदों ने मुझे फ़ोन पर वार्निंग दी है कि अगर मैं उनकी तहरीरें प्रेस वगैरह के ज़रिए अवाम तक नहीं लाऊंगा तो वो मुझे भी कत्ल कर देंगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। सुपर मास्टर ने सोचने के बाद कहा, MIM के सरबराह का दावा है कि उनके मुतालबात मानने वालों को वो जानी नुकसान नहीं पहुंचाते, लिहाजा तुम उनकी बात मान लो। इनके तहरीरी बयानात में तुम्हारा जिक्र नहीं है, तुम पर गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं आएगा। तुम इन बयानात को अवाम के सामने आने दो, फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े साहब ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अखबारात के ज़रिए अपना कारनामा बयान करूंगा कि मेरी मेहनत और कोशिशों से 2 यहूदी अपने नापाक अज़ाइम के बायस मौत के घाट उतर गए। उसने फ़ोन बंद कर दिया। सानी ने अली के पास आकर कहा, हमारा मकसद पूरा हो रहा है। इस मुल्क में यहूदियों और हिंदुओं की सरगर्मियों का इंकशाफ होगा और आइंदा भी होता रहेगा। बड़े साहब इस कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधना चाहते हैं। फ़िलहाल बांध लेने दो, बाद में सेहरे के फूल कांटों की तरह चुभेंगे। अली ने कहा, ठीक है, अब नया खेल खेलते हैं, वज़ीर अली का खेल। इसे दीना डैनियल से शुरू कराओ। वो दीना डैनियल के अंदर पहुंच गई, फिर उसकी सोच में बोली, हमने ZL को वज़ीर अली के अगवा की रिपोर्ट दी थी, पता नहीं वो क्या कर रहा है। वज़ीर अली का कोई सुराग मिला भी है या नहीं। इसी सोच के नतीजे में दीना ने फ़ोन का रिसीवर उठाकर ZL से राबता किया। दूसरी तरफ उसकी रिहाइश गाह में घंटी बजती रही, मगर किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। दीना रिसीवर रखकर सोचने लगी, शायद वो बाथरूम में होगा। उसने थोड़ी देर बाद फिर रिसीवर उठाया। इस बार सानी ने उसे अली के मोबाइल का नंबर डायल करा दिया। राबता कायम होने पर अली ने पूछा, इतनी रात को क्या परेशानी है या आराम से सोने का वक्त है? दीना ने पूछा, तुम कौन हो? मैं ZL से बात करना चाहती हूँ, उसे बुलाओ। इस दुनिया से जाने वाले को कोई वापस नहीं बुला सकता। क्या तुम्हारे जैसी खातून को और कोई नहीं मिला जो इस जहन्नम में जाने वाले को बुला रही हो? वो गुस्से से बोली, यू शट अप, मैं कोई आवारा बाजारी लड़की नहीं हूँ, फौरन ZL को बुलाओ। तुम्हें यहाँ के बड़े साहब का नंबर मालूम ना हो तो मैं बता रहा हूँ, नोट करो और उनसे पूछो कि मिस्टर समद रहमानी कहाँ हैं, तुम्हें सही इतला मिल जाएगी। दीना को नंबर मालूम था। उसने बड़े साहब से राबता किया, फिर कहा, मैं DD यानी दीना डैनियल बोल रही हूँ, ZL से राबता नहीं हो रहा है, आप कुछ पता करें। मुझे पता है, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि MIM के मुजाहिदीन ने उसे और कराची के ZL को कत्ल कर दिया है। ओह नो, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। क्या ZL ने आपको बताया था कि कुछ नामालूम लोगों ने यहाँ से वज़ीर अली को अगवा किया है? ये क्या कह रही हो? क्या वाकई तुम्हारी कोठी में नामालूम अफराद आए थे और वज़ीर अली को ले गए? मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने शल्पा को पलंग से बांध दिया था। मेरा ख्याल है ये ऑपोजिशन वालों की धांधली है। ये MIM वालों की भी धांधली हो सकती है, मगर हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी देर पहले सुपर मास्टर ने बताया है कि वो मुजाहिदीन बड़े ख़तरनाक हैं। वैसे रेडियो और TV वगैरह के ज़रिए
सुबह की खबरों में वजीर अली के अगवा की बात सुना दी जाएगी और इस अगवा का इल्ज़ाम ऑपोजिशन वालों पर लगा दिया जाएगा। वो बोली, ये जो कुछ हो रहा है इससे हमारे मकासद के हुसूल में बड़ी रुकावटें पैदा होंगी। आप किसी तरह उस बड़े साइंसदान से मेरी मुलाकात कराएं। मैं जल्द से जल्द इस मुल्क के एटमी राज तक पहुंचना चाहती हूं। कल तुम अपने भाई वजीर अली के अगवा का सोग मनाओ। मैं उस साइंसदान रहमान कुरैशी से कहूँगा कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदेदार वजीर अली की बीवी और बहन की दिलजोई के लिए उनसे मिलने जा रहे हैं, लिहाजा रहमान कुरैशी को भी वहाँ जाकर तसल्लियाँ देनी चाहिए कि उसकी बहन को उसका भाई वजीर अली जल्द ही मिल जाएगा। वो बोली, बस एक बार वो साइंसदान रहमान कुरैशी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे अपना दीवाना बना लूँगी। बीना ने फ़ोन बंद कर दिया। सानी ने अली के पास आकर फ़ोन पर होने वाली तमाम गुफ्तगू सुनाई। उसने कहा, मेरे अंदर मौजूद रहो, मैं अब ऑपोजिशन के लीडर से बात करूंगा। फिर उसने हशमत बेग से कहा, ऑपोजिशन के लीडर से बात कराओ, वो आराम से सो रहा होगा, उसकी नींद भी उड़ाई जाए। उसने नंबर डायल किया। लीडर के सेक्रेटरी ने पूछा, हेलो, कौन है? हशमत बेग ने कहा, अपने साहब से बात कराओ, मैं चौंका देने वाली खबरें सुनाने वाला हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, रात के 3 बज रहे हैं, मैं साहब को नींद से नहीं उठाऊंगा। सानी ये बातें सुनकर अली को बता रही थी। अली ने हशमत बेग से मोबाइल फ़ोन लेकर पूछा, क्या अपने साहब को ये भी नहीं बताओगे कि वजीर अली को अगवा कर लिया गया है? सेक्रेटरी ने पूछा, इस खबर में कितनी सच्चाई है? अली ने कहा, जब वजीर अली को कत्ल करके तुम्हारे साहब की कोठी के सामने फेंक दिया जाएगा तो क्या उस वक्त भी तुम साहब को नींद से नहीं जगाओगे? ज़रा 1 मिनट, मैं साहब को जगाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद ही साहब की नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। क्या मुसीबत है? कौन हो तुम? सियासत सबसे बड़ी मुसीबत है, चंद अहम खबरें सुन लो। जो यहूदी समद रहमानी के नाम से कभी तुम्हारे लिए और कभी दुश्मन पार्टी के लिए काम करता था, वो कत्ल कर दिया गया है। वजीर अली को अगवा कर लिया गया है और सुबह की खबरों में उसके अगवा का इल्ज़ाम तुम्हारी पार्टी पर रखा जाएगा। तुम कौन हो? ये पूछने से बेहतर है कि अपने वसी ज़राए इस्तेमाल करो और इन खबरों की तस्दीक करो। अली ने फ़ोन बंद कर दिया। सानी ऑपोजिशन लीडर के पास पहुंची हुई थी। वहां खलबली सी पैदा हो गई थी। वो और उसके मसाहब और सेक्रेटरी वगैरह सोना भूल गए थे। कोठी के अतराफ दूर तक मुसल्ला गार्ड्स की ड्यूटी लगा दी गई थी ताकि दुश्मन उन पर इल्ज़ाम धरने के लिए वजीर अली की लाश कहीं कोठी के करीब फेंक कर ना चले जाएं। फिर कितने ही टेलीफोन के ज़रिए अपने ज़राए इस्तेमाल करके इन खबरों की तस्दीक की जा रही थी। फिर तस्दीक हो गई कि वजीर अली को अगवा किया गया है और वो यहूदी जोनल लीडर भी मारा गया है। ऑपोजिशन की तरफ से बड़े साहब को फ़ोन पर मुखातिब किया गया और कहा गया, हमें वजीर अली के अगवा किए जाने की खबर मिल गई है और ये तुम्हारी पार्टी की शरारत है। अगर रेडियो, टीवी और अखबारात के ज़रिए हमारे खिलाफ अगवा का प्रोपेगेंडा किया गया तो हम सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। बड़े साहब ने कहा, अगवा हमने नहीं, तुमने किया है। वजीर अली हमारा अहम आदमी था, ये पूरा मुल्क जानता है। लोग यकीन करेंगे कि बरसों बाद मुल्क वापस आने वाले वजीर अली को अपोजिशन पार्टी ने गायब कर दिया है। तुम लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कार्ड हमारे हाथ में आ गया है। 1 घंटे के अंदर अपोजिशन पार्टी के बड़े बड़े अहम लीडरान एक आलीशान कोठी में जमा हो गए थे। उनमें से एक ने कहा, हमें फौरी तौर पर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि वजीर अली के अगवा किए जाने की बदनामी हमारे सर ना आ सके। समझ में नहीं आता इतनी जल्दी आखिर क्या जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, और इतनी जल्दी ये भी सुराग नहीं लगाया जा सकता कि वजीर अली को कहाँ ले जाकर छुपाया गया है या कहाँ कत्ल किया गया है। एक और लीडर ने कहा, कल ही वजीर अली की आमद पर हज़ारों अफराद ने उसका शानदार इस्तकबाल किया था और आज उसका अगवा और कत्ल हमारी पोजीशन को बहुत कमज़ोर बना देगा। सब अपने अपने तौर पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि सुबह की खबरों में उनकी पार्टी पर कोई इल्ज़ाम ना आने दिया जाए। उनके पार्टी लीडर ने कहा, वजीर अली उनकी मुखालिफ पार्टी का बहुत ही कमज़ोर लीडर था, लिहाजा वो लोग उसे पार्टी से ख़त्म करके एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। मेरी जो दूसरी कोठी है वो 1 करोड़ 20 लाख की है। अगर उस कोठी को बम से उड़ा दिया जाए तो वजीर अली के अगवा से ज़्यादा बड़ी खबर बनेगी कि अपोजिशन पार्टी का लीडर बाल बाल बच गया। लीडर को कत्ल करने के लिए कोठी में टाइम बम छुपा कर रखे गए थे, मगर इत्तफाक से उस रात लीडर अपनी दूसरी कोठी में था। एक ने कहा, चाल तो ज़बरदस्त है मगर 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान है। पार्टी लीडर ने कहा, 1 पैसे का भी नुकसान नहीं है। मैंने वो कोठी बैंक से कर्ज लेकर बनवाई थी और अभी तक कर्ज अदा नहीं किया है। फिर ये कि ये 1 करोड़ 20 लाख क्या चीज़ है?
जब हम अपनी हुकूमत बनाएंगे तो 1 करोड़ के 20 करोड़ बना लेंगे। इस मंसूबे पर अमल किया गया। सुबह अज़ान होने से पहले ही उस पार्टी के कारिंदों ने उस महंगी कोठी को बमों के धमाकों से उड़ा दिया। उस इलाके में दहशत फैल गई। आसपास की कोठियों वाले वहां से भागने लगे। सभी की जुबानों पर यही बात थी कि पार्टी लीडर को कत्ल करने के लिए वो कोठी तबाह की गई है। कोई ये यकीन ही नहीं कर सकता था कि एक होशमंद लीडर अपनी 1 करोड़ 20 लाख की कोठी को अपने ही कारिंदों से तबाह कराएगा। उस महंगी कोठी का तबाह होना और पार्टी लीडर का इत्तफाकिया बच जाना इतनी बड़ी खबर थी कि हुकूमत करने वाली पार्टी रेडियो और टीवी के जरिए यह अलमनाक खबर नशर करने पर मजबूर हो गई। उस रोज़ 2 बड़ी खबरें नशर की गई थीं। वजीर अली के अगवा किए जाने वाली खबर भी मामूली नहीं थी, लेकिन अपोजिशन का पार्टी लीडर इससे ज़्यादा हमदर्दियां हासिल करने में कामयाब हो गया था। सानी और अली ये तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे, पाकिस्तानी सियासतदानों का जवाब नहीं है। ये जैसी मनफी सियासत कर रहे हैं, अगर इतनी ही जहानत से मुस्बत सियासत करें तो दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी जली हरूफ में लिखा जाए। दाऊद मंडोला दमश्क पहुंचा, मगर बड़ी देर से पहुंचा। MIM के पुरस्कार नीम मुर्दा नीम जिंदा सरबराह से उर्दन और शाम के अकाबरीन की ऐसी मुलाकात हो चुकी थी जिसे वो तमाम मुसलमान अकाबरीन मरते दम तक नहीं भूल सकते थे। मंडोला ने एक शाह के सेक्रेटरी के ख्यालात पढ़कर उस ढांचे के बारे में मालूम किया था। अगरचे ढांचे वाला तमाशा बचगाना था, मगर उस तंजीम के सरबराह ने दोनों इस्लामी ममालिक को समझा दिया था कि उन इस्लामी ममालिक से, इसराइल से और अमेरिका से टकराना उसके लिए बच्चों का खेल है। फिर मंडोला को ये मालूम हुआ था कि किसी अजनबी ने उस ढांचे से फ़ोन पर गुफ्तगू की थी और उसे मोसाद के यहूदी जासूसों के मुतल्लिक इत्तला दी थी कि एक यहूदी हसीना मशरूबा के नाम से और दूसरा यहूदी कासिम के नाम से इस हाकिम महल में मौजूद है, और ये इत्तला दुरुस्त साबित हुई थी। फिर ये मालूम हुआ कि कोई ख्याल ख्वानी करने वाली भी उस ढांचे के लिए सहूलतें फराहम कर रही है। उसने ख्याल ख्वानी के ज़रिए वहाँ मोसाद के फील्ड लीडर को भी बेनकाब कर दिया था, और ये कहा गया था कि मोसाद के फील्ड लीडर को, कासिम और मशरूबा को, दोनों अमरीकी जासूस हसीना को ज़िंदा रखा जाए। अगर इन्हें किसी बहाने से मारा जाएगा तो टेलीपैथी के ज़रिए नायब सुपरमास्टर और वहाँ के दीगर मुसलमान अकाबरीन को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वहाँ किसी को ये मालूम ना हो सका कि वो टेलीपैथी जानने वाली कौन थी और ढांचे से फ़ोन पर गुफ्तगू करने वाला शख्स कौन था। उन दोनों का इस ढांचे से और इसकी MIM की तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। उनसे पूछने पर ख्याल ख्वानी करने वाली ने कहा था, मैं इसे अपने मुल्क और अपने शहर में बुलाने से पहले इस नई तंजीम और इसके सरबराह की बुनियादी ताकत को पूरी तरह समझ लेना चाहता हूँ। आखिर उन्हें इतने वसी ज़राए और बेइंतहा दौलत कहाँ से हासिल हुई है कि इसके मुजाहिदीन मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, और वो ऐसा माहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए हड्डियों के ढांचे को नीम जिंदगी देकर मुतहर्रिक कर देता है। अभी हमने सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक आलात का हैरत अंगेज़ कमाल देखा है। हम नहीं जानते कि वो कितनी दूर बैठकर इस ढांचे को कंट्रोल कर रहा था, और ये भी नहीं जानते कि वो आइंदा भी कैसे कैसे हैरत अंगेज़ कमालात दिखाएगा। जब हम इस तंजीम के मुतालिक कुछ नहीं जानते तो फिर इसकी ताकत और बेपनाह माली वसाइल को कैसे समझ पाएंगे? यही तो समझ में नहीं आता। इस तंजीम का ताल्लुक बाबा साहब के इदारे से नहीं है। ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जनाब तबरेज़ी साहब दुश्मनों से भी झूठ नहीं बोलते हैं, और तमाम दौलतमंद इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों में इतना इत्तेहाद नहीं है कि वो एक दूसरे के राजदार बनकर MIM जैसी तंजीम की तश्कील कर सकें। तमाम इस्लामी ममालिक में सिर्फ हमारे खुफिया एजेंट ही नहीं, जासूस औरतें भी अहम सरकारी ओहदों पर हैं। उनका कोई राज हमसे छुपा नहीं रहता है। क्या अवामी जमहूरिया चीन इन मुजाहिदीन को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म कर रहा है? ये गौर करने वाली बात है। हम सियाचिन ग्लेशियर में उसका रास्ता रोकने के इक़दामात कर रहे हैं ताकि वो आइंदा कभी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वगैरह की समत पेश कदमी ना करे। वो जवाबन मशरिक़ वस्ता में हमारे अज़ाइम को नाकाम बना रहा है। सुपर मास्टर ने अमेरिका में रहने वाली चीनी नुमाइंदे से राबता करने के बाद कहा, हेलो मिस्टर, मैं इस मुल्क का सुपर मास्टर बोल रहा हूँ। चीनी नुमाइंदे ने कहा, बड़ी खुशी हुई कि आपने मुझे याद किया। फरमाइए मेरे लायक कोई खिदमत। MIM का एक मुजाहिद आपकी तरफ से हमारी खिदमत कर रहा है और बयान दे रहा है कि आपकी हुकूमत उस नई तंजीम MIM को दामे दरमे सखने हर तरह की मदद कर रही है। उसने पूछा, ये खुशखबरी है तो MIM के सरबराह को सुनाओ। हमारे लिए तो ये खबर महज किसी पागल की बकवास है।
सुपर मास्टर ने कहा, माइंड योर लैंग्वेज, आप मुझे पागल कह रहे हैं, मेरी तौहीन कर रहे हैं। आपने हुकूमत चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है। अगर ये साबित ना कर सके कि MIM हमारी तश्कील करदा तंजीम है तो इससे ज़्यादा तौहीन आपको बर्दाश्त करनी होगी। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। सुपर मास्टर को उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन चीन इतनी बड़ी ताकत है कि अमेरिका ना तो उसे नाराज़ करना चाहता है और ना ही उससे खुश रहना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान बज़ाहिर दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर वो दोस्ती की तह में एक दूसरे के पैरों तले बारूद बिछाने की कोशिशें करते रहते थे। उसने चीनी नुमाइंदे की बात को मजबूरन बर्दाश्त कर लिया। फिर ब्रेन मास्टर से राबता करके कहा, हम किसी सबूत के बगैर हुकूमत चीन को MIM की सरपरस्ती का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस सिलसिले में चीनी नुमाइंदे से मेरी तल्ख कलामी हो गई है। तल्ख कलामी से क्या यह जाहिर नहीं होता कि वो सच सुनकर तल्खी पैदा कर रहा है? हाँ, वो कह रहा था कि MIM की सरपरस्ती करने का इल्ज़ाम साबित ना किया गया तो तल्खियाँ और बढ़ जाएंगी। चीन से हमारी सर्द जंग जारी है। इन हालात में हम बात नहीं बढ़ाना चाहते। ब्रेन एडम ने कहा, सियासी हिकमत अमली का तकाजा भी यही है। वैसे हमें यकीन है कि MIM की पुश्त पर चीन है। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ, चीन को मुसलमानों से भला क्या हमदर्दी या मोहब्बत होगी? वो तो दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल जीतने और हमारे खिलाफ नफरत फैलाने के लिए MIM को वजूद में लाया है। हमारी और चीन की दुश्मनी में मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचेगा। उसकी इन हरकतों से मुस्लिम अवाम उर्दन और इसराइल के दरमियान मुआहदा नहीं होने देंगे और ये नहीं चाहेंगे कि एक इस्लामी मुल्क इसराइल को तस्लीम करे। हमारे पास भी सियासी हथकंडे हैं। अभी MIM के मुजाहिदीन ने उर्दन और इसराइली मुआहदे में रुकावट डाली है। थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, मुआहदा ज़रूर होगा। एक एक करके तमाम इस्लामी मुमालिक इसराइल को तस्लीम करते चले जाएंगे। फिलवक्त हमें दुनिया वालों के सामने MIM और इसके सरबराह को बेनकाब करना होगा और इस नई तंजीम के मुजाहिदीन को दहशतगर्द साबित करना होगा। हाँ, पहले मीठी छुरी से गला काटा जाएगा। दोस्ती और खैर सगाली के जज्बे से MIM के सरबराह को दूसरी बार इसराइल में मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी। कैसे दी जाएगी? क्या उनसे राबते का कोई ज़रिया है? रेडियो, TV और अखबारात के ज़रिए इसराइली हुकाम उस सरबराह को मुलाकात और मुज़ाकरात की दावत देंगे तो उसकी तरफ से ज़रूर कोई जवाब मिलेगा। ये तरीक़ाकार तय होने के बाद सुपर मास्टर से राबता ख़त्म हो गया। दाऊद मंडोला मुख्तलिफ एडम ब्रदर्स के दिमागों में जा रहा था और उनके ख्यालात पढ़ने के अलावा सुपर मास्टर से होने वाली गुफ्तगू भी सुन रहा था। फिर वो भी दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वो दमश्क के एक नहायत ही आलीशान और महंगे होटल के एक स्वीट में था। टेलीपैथी के ज़रिए महंगे होटल में रहना और महंगी ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल मामूली सी बात थी। वो जब चाहता था अमीर कबीर लोगों को अपना मामूल और ताबेदार बनाकर उनकी तिजोरियों से लाखों डॉलर्स, पाउंड्स, रियाल और दिनार वगैरह हासिल कर लेता था। वो दमश्क में हीरे जवाहरात के एक ताजिर की हैसियत से क़याम कर रहा था और इस सिलसिले के तमाम शनाख्ती कागजात उसके पास थे। कोई उस पर किसी तरह का शुबा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पिछली ठोकरों से बड़ा सबक हासिल किया था। काहिरा में भी उसने यही सोचा था कि कोई ना कोई उसे टेलीपैथी जानने वाला समझ पाएगा और ना ही मिस्र की पुलिस और इंतज़ामिया उस पर किसी और तरह का शुबा कर सकेगी। लेकिन वो बुरे नसीब और बुरे वक्त का कायल हो चुका था। जो वो सोच भी नहीं सकता था वही हो गया था, यानी सोनिया सानी उसके आसाब पर सवार हो गई थी। उसकी असलियत तो मालूम ना कर सकी थी, मगर उसे मिस्र छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया था। सानी ने काहिरा में उसे एक टेलीपैथी जानने वाले की हैसियत से इस तरह पहचान लिया था कि उसने एक बड़े होटल में पहुंचकर ख्याल ख्वानी की थी। अब वो दमश्क के होटल में रहकर कसम खा चुका था कि अपने स्वीट की चार दीवारी से बाहर कभी ख्याल ख्वानी नहीं करेगा। जब कभी बहुत ज़रूरी हुआ तो कहीं छुपकर टेलीपैथी को अपना ज़रिया बनाएगा, वरना एक आम ताजिर की हैसियत से रहेगा। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, शितारा और पारस ने मोसाद के फील्ड लीडर और उसके 2 मातहत मशरूबा और कासिम को जिंदा छोड़ दिया था और शितारा ने कहा था कि वो इनके ज़रिए दमश्क में मोसाद की मसरूफियात मालूम करती रहेगी। लिहाजा वहाँ के मुसलमान अकाबरीन ना इन यहूदियों को शहर बदर करेंगे और ना ही उन्हें कत्ल करेंगे। यहूदी फील्ड लीडर मशरूबा और कासिम तीनों इसी शहर में और इसी बंगले में थे जहां उन्होंने MIM के सरबराह की वीडियो रिकॉर्डिंग के इंतजामात किए थे। लेकिन उन इंतजामात से बाद में पारस ने फ़ायदा उठाया था। फिर वीडियो फिल्म मुकम्मल करके वो बंगला छोड़ दिया था। दाऊद मंडोला को इन बातों का इल्म था।
वो अक्सर फील्ड लीडर मशरूबा और कासिम के दिमागों में जाकर बड़ी देर तक छुप कर रहता था। उसे तवक्को थी कि वो ढांचे का साथ देने वाली शितारा ज़रूर किसी मकसद से इन तीनों यहूदियों के अंदर आकर बोलेगी और इन्हें अपना आलाकार बनाएगी तो मंडोला उस ख्याल ख्वानी करने वाले की आवाज़ और लहजे को जहन नशीन करेगा। फिर ऐसी ही आवाज़ और लहजे वाली को इस शहर में तलाश करेगा। अगरचे ये मुश्किल काम था कि एक बड़े शहर में एक टेलीपैथी जानने वाली को करीब से ना सही दूर से देख लेता, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। शिकारी हजरात जानते हैं कि किसी शिकार को शिकार करने के लिए कितने सब्र तहम्मुल से मुनासिब वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। ये इंतज़ार 1 घंटे का भी होता है, 1 हफ्ते और 1 महीने का भी, लेकिन यकीन होता है कि शिकार खा कितना ही चालाक और फुर्तीला हो, वो एक दिन निशाने पर ज़रूर आएगा। आखिर उसने फील्ड लीडर के दिमाग में शितारा की सोच की लहरों को सुना। वो कह रही थी, हेलो, मेरी आवाज़ तुम्हें अजनबी सी लगेगी क्योंकि मैं उस ख्याल ख्वानी करने वाली की जगह आई हूँ जिसने तुम तीनों यहूदियों को यहाँ मरने नहीं दिया। हमारी ड्यूटी बदल गई है और मैं यहाँ देखने आई हूँ कि इस इस्लामी मुल्क में तुम तीनों के अलावा और कितने यहूदी परवरिश पा रहे हैं और कौन कौन से बहरूप में छुपे हुए हैं। फील्ड लीडर ने कहा, आपसे पहले वाली ने हमें ज़िंदगी देकर बड़ा एहसान किया है, आप उसकी जगह आई हैं, हम आपको भी सलाम करते हैं। मैं मशरूबा के अंदर जाकर उसकी ज़ुबान से बोलूँगी, उसे बताओ कि मैं आ रही हूँ। फील्ड लीडर ने मशरूबा को बताया, पुरानी की जगह एक नई ख्याल ख्वानी करने वाली तुम्हारे अंदर आ रही है, उसे खुशामदीद कहो। शितारा ने अपनी बदली हुई आवाज़ और लहजे में कहा, हेलो मशरूबा, कैसी हो? खैरियत से हूँ और तुम्हारी जैसी अजनबी दोस्तों की दी हुई ज़िंदगी जी रही हूँ। पारस ने शितारा को ये मशवरा दिया था कि वो अपनी आवाज़ और लहजा बदल ले। इसकी वजह ये थी कि अमेरिका और इसराइल में भी टेलीपैथी जानने वालों की कमी नहीं थी। पारस ने कहा, हमने जिन यहूदियों को यहाँ जिंदा छोड़ा है उनके दिमागों में दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले ज़रूर आएंगे और उनके अंदर छुप कर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ढांचे की हिमायत में ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती कौन है। शितारा ने पारस की हिदायत के मुताबिक अपनी आवाज़ और लहजे में तब्दीली कर ली थी। उधर यहूदी खुफिया तंजीम के एक्सरे मैन मार्टिन ने अल्पा से और सुपरमास्टर ने पूजा से कहा था कि वो दमश्क के तीनों यहूदियों के अंदर आती जाती रहें। इस तरह मौजूदा हालात ये थे कि सिर्फ दाऊद मंडोला ही नहीं, अल्पा और पूजा भी बड़ी खामोशी इख्तियार किए मशरूबा के अंदर पहुंची हुई थीं और शितारा की बातें सुनने के बावजूद उसे शितारा की हैसियत से नहीं पहचान रही थीं। उसने मशरूबा से पूछा, क्या तुम यहाँ खुद को कैदी समझ रही हो? हरगिज़ नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोच लिया? इसलिए कि हमने तुम्हें और कासिम के साथ तुम्हारे फील्ड लीडर को भी यहाँ से जाने नहीं दिया, यहाँ रहने पर मजबूर कर दिया। तुमने ऐसा करके हम पर मेहरबानी की है। अगर हम यहाँ से जाते तो हमारी ही मोसाद तंजीम वाले हमें इसलिए मार डालते कि तुम हमारे दिमागों में आने जाने लगी हो, लेकिन यहाँ तुमसे पहले ख्याल ख्वानी करने वाली ने धमकी दी थी कि हमें जानी या किसी तरह का भी जिस्मानी नुकसान ना पहुँचे, इसलिए हम अभी तक जिंदा हैं। इसी वक्त अल्पा ने मशरूबा ही की आवाज़ और लहजे में पूछा, क्या मैं तुमसे ये मालूम कर सकती हूँ कि तुम कितनी ख्याल ख्वानी करने वालियाँ हो? क्या तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर सकती हो? किसी को भी अपनी तंजीम में शामिल करने का फ़ैसला सिर्फ हमारा सरबराह करता है। तो मुझसे ज़्यादा सवालात ना करना, चूँकि पहली बार सवाल किया है और तुम्हारे अंदर छुपे हुए दूसरे दुश्मन भी हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए मैं बता दूं कि हम वो ख्याल ख्वानी करने वाली औरतें और कुछ मर्द हैं जिन्हें बहुत अरसा पहले ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी सिखाई गई थी। फिर हमारे बारे में कभी राय कायम की गई कि कोई टेलीपैथी जानने वाला बागी होकर रूपोश हो गया है। कभी ये ख्याल किया गया कि हम में से कुछ लोगों को फरहाद के साथियों ने और कुछ को यहूदियों ने अगवा कर लिया है, जबकि सभी अगवा नहीं किए गए थे, कुछ इधर उधर हो गए थे। कुछ ऐसे टेलीपैथी जानने वाले हमारे साथी हैं जिनके मुतालिक ये सोच लिया गया है कि वो मर चुके हैं। सोचने वालों ने ये नहीं सोचा कि उनकी मौत फ्रॉड भी हो सकती है। अल्पा ने मशरूबा के लहजे में सवाल किया, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन से पैदा किए जाने वाले मुसलमान नहीं थे, वो ईसाई या यहूदी थे। तुम भी मुसलमान नहीं हो सकती, फिर तुम सब MIM के मुसलमान मुजाहिदीन कैसे बन गए हो? मैं पहले कह चुकी हूँ कि ज़्यादा सवालात ना करना। जो लोग तुम्हारे ज़रिए सुन रहे हैं वो खुद अपने तौर पर मुख्तलिफ पैदा होने वाले सवालात के जवाब सोचेंगे। आखिर बड़े बड़े ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर हैं, बड़े मुहिम्में और मसाइल हल करते हैं, हमें भी शायद पहचान लें। आखिर हम उन्हीं की दुश्मनी के नतीजे में मौजूदा मकाम तक पहुँचे हैं। अल्पा ने अपनी आवाज़ में कहा, जब तुम समझ ही गई हो तो मैं मशरूबा के अंदर छुपी नहीं रहूँगी।
तुमसे बराह रास्त कुछ कहना चाहती हूँ। शीतारा ने कहा, अच्छा तो तुम अल्पा हो? मशरूबा के अंदर औरतें ही सोच के जरिए आ रही हैं तो फिर सुपरमास्टर की तरफ से तुम यहाँ मौजूद होगी, और फरहाद की टीम में तो कितनी ही ख्याल ख्वानी करने वालियाँ हैं, उनमें से भी कोई ज़रूर मौजूद होगा। यानी यहाँ हम ख्याल ख्वानी करने वाली औरतों का मेला लगा हुआ है। हाँ तो तुम कुछ कहना चाहती हो? अल्पा ने कहा, मैं बड़े खुलूस और मोहब्बत से तुम्हारे सरबराह को अपने हुक्मरानों की तरफ से इसराइल आने की दावत देती हूँ। शीतारा ने कहा, मेरा फ़र्ज़ है कि तुम्हारा ये दावती पैगाम अपने सरबराह तक पहुँचा दूँ, फिर उसका जवाब भी तुम्हारे पास पहुँचा दूँगी। फिर पूजा ने कहा, तुम्हारे अंदाज़े दुरुस्त हैं, मैं सुपरमास्टर की नुमाइंदगी कर रही हूँ। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।